हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग टर्म के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हम लोगों ने कुछ कवर किया था लगभग लॉस तक। कहाँ तक किए थे? लॉस तक। हाँ, एक बार देख लीजिए। जैसे सबसे पहले हम बताए थे आपको अकाउंट, क्या बताए थे? अकाउंट कि बिजनेस में जब आप एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे ना, और जहां पे ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा, प्रभाव दिखाई देगा, वही आपका क्या कहलाएगा? बिजनेस आप लोग जानते ही हैं कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? बिजनेस। और बिजनेस तीन प्रकार के होते हैं: ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। और अगला बताए थे क्या? प्रोप्राइटर, कि जो भी कोई व्यक्ति है और यदि वो अपने बिजनेस में क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, चाहे लाभ हो या हानि हो, उसका वो जिम्मेदारी खुद ले रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर के बाद अगला बताए थे क्या है? अकाउंटिंग। समय अवधि, कि जब हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा। और यह अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ का भी हो सकता है, एक क्वार्टर का भी हो सकता है और एक ईयर का भी हो सकता है। और जस्टिस क्या दिया, क्या? चार साफ अकाउंट, कि जहाँ पे सभी अकाउंट्स का ग्रुप यानी समूह मिलेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? चार साफ अकाउंट। एंटिटी, एंटिटी क्या बताए थे? बिजनेस का एक अस्तित्व हो जाएगा। बिजनेस का नाम है उसका क्या है? अस्तित्व। और वही अस्तित्व ही क्या कहलाएगा? एंटिटी। अगला बताया था क्या? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है? कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में लेन देन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांजेक्शन। और ये ट्रांजेक्शन या तो कैश बेसिस पे हो सकता है या तो क्रेडिट बेसिस पे हो सकता है। और उसके बाद से आप लोग बताए थे क्या? एसेट्स, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो बिजनेस को अस्थायी या अस्थायी रूप से चलाने में मदद कर रही, वो क्या कहलाएंगी? एसेट्स। और ये एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होता है? हाँ, जो बिजनेस में लंबे समय तक के लिए काम करता है, वो क्या है? फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है? कि जो शॉर्ट टाइम इन कम समय के लिए। और उसके बाद दिया क्या? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होगा? कर्ज। यदि आपका बिजनेस है और किसी दूसरे बिजनेस के ऊपर बकाया है, तो वो उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? लाइबिलिटीज। जैसे एग्जांपल दिया, क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान। अगर जो आप अपने क्रेडिटर्स यानी सप्लायर से आप उधार सामान खरीद लिए हैं, तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर वो क्या है? लाइबिलिटीज यानी कि कर्ज है। और अगला कह रहा है क्या? बैंक से लिया गया लोन का अमाउंट। यदि बैंक से आप लोन ले लिए तो भी आपके ऊपर क्या है? कर्ज है। और इसके बाद कह रहा है क्या? कैपिटल। कैपिटल क्या है? कह रहा है बिजनेस के मालिक यानी कि प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल कहलाता है। बिजनेस का मालिक अगर जो अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो वही पैसा उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। और आगे कह रहा है, हाँ इसी में देखिएगा, जब बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? इनकम, कि अगर जो आप एक्सपेंस किए अपने बिजनेस में और एक्सपेंस से रेवेन्यू जितना अधिक होगा, वही अमाउंट आपका क्या कहलाएगा? इनकम। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है? कि अगर जो एक प्रोडक्ट है उसको उत्पादन से लेकर के और सेल करने तक बीच में जरूर कुछ न कुछ लागत आएगा, उसका एक्स्ट्रा खर्च लगेगा, और वही एक्स्ट्रा खर्च आपका क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे दिया यहाँ पे क्या? रॉ मटेरियल्स को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का खर्च, सैलरी का पेमेंट, और ऑफिस एक्सपेंस। ये सभी एक बिजनेस, एक वस्तु को बनाने में खर्च लगेगी कि नहीं लगेगी? तो ये खर्च आपके क्या कहलाएंगे? एक्सपेंडिचर। और इसका हम लोग पढ़े थे क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? सेम ये इनकम का ही होगा, कि एक्सपेंस से जितना अधिक रेवेन्यू होगा, वही अमाउंट आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और गेन प्रॉफिट, कि जो एक ट्रांजेक्शन से पार्टिकुलर कोई एक ट्रांजेक्शन और उससे अगर आपको कहीं प्रॉफिट मिल रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा? गेन। और यही प्रॉफिट क्या कहलाता है? आकस्मिक प्राप्त होता है। 3 नंबर, तीन नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ, यानी कि जो गेन होगा ये क्या होगा? आकस्मिक प्राप्त होगा। जैसे आगे दे रहा है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, कि यदि आप अपना एसेट सेल कर रहे हैं। एक एग्जांपल दिए थे कि सपोज करिए कि अगर जो ये आपका फिक्स एसेट्स है, और यदि आप इसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। और सेल आप कर रहे थे, सपोज कि 10 रुपए में खरीदे थे, 5 रुपए में सेल कर रहे हैं। किसी कारण से कोई दूसरा कस्टमर आया और ये कह देगा कि नहीं, ये 8 रुपए में सेल होगा, या तो 8 रुपए में हम खरीदेंगे, तो आकस्मिक मिला थी आपका क्या है? गेन प्रॉफिट, जो एक ही ट्रांजेक्शन से प्राप्त। और गेन के बाद हम आपको बताए थे क्या? लॉस। लॉस क्या है?
कि जब कह रहे हैं यहाँ पे किसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रिवेन्यू से जितना अधिक होगा, आप जितना कमाए उससे अधिक यदि आपने जितना एक्सपेंस कर दिया हो तो वही एक्सपेंस का अमाउंट ही आपका क्या कहलाएगा, लॉस का अमाउंट कहलाएगा। आ समझे ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका बिजनेस है और आप अपने बिजनेस में 100 रुपया क्या किए, कमाए, रिवेन्यू कितना हुआ 100, और इस 100 रुपए को रिवेन्यू करने में आपने 120 रुपए क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। तो कितना अधिक है इससे, कितना अधिक है, 20 है ना। तो यही आपका इस बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, लॉस अमाउंट। कितना क्लियर है ना। अब अगला हम लोग को जानना है क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, देखिए बिजनेस में अगर जो कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिडक्शन यानी कुछ छूट यानी कटौती होता है, तो वही क्या कहलाता है, जब कह रहा है किसी गुड्स की प्राइस में, प्राइस है और उसी प्राइस में होने वाली डिडक्शन यानी कि छूट या कटौती ही डिस्काउंट कहलाता है। तो प्राइस है और जो अमाउंट आपको छूट मिला है वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा। और कह रहा है डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, दो। पहला क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा कैश डिस्काउंट। देखिए दोनों में अंतर है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। तो ट्रेड में क्या कह रहा है, पहले ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर और होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है। मैन्युफैक्चरर क्या होगा, हाँ, जो इस गुड्स को अलग अलग रॉ मटेरियल को खरीद करके लाएगा और एक नया वस्तु बनाएगा, वो क्या है, मैन्युफैक्चरर। और इस मैन्युफैक्चरर से जो बिल्कुल होलसेल में खरीद करके लेके गया वो क्या कहलाएगा, होलसेल। और वही रिटेलर क्या, जो बिल्कुल फुटकर विक्रेता करेगा वो क्या कहलाएगा, रिटेलर। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दे रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य सेल को प्रमोट करना होता है। क्योंकि अगर जो मैन्युफैक्चरर कोई नया वस्तु बनाया है ना, तो अगर जो चाहता है कि ये वस्तु अगर जो मार्केट में ज्यादातर बिके तो इसके लिए क्या करे, इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट रख दे। आ समझे ना। अब वही जैसे डिस्काउंट मिलेगा तो होगा क्या कि ये वस्तु कितने रुपए की है, तो 100 रुपए की है, जिसमें से 20 रुपए क्या मिल जा रहा है, डिस्काउंट मिल जा रहा है। आ रहा समझ में ना। तो ज्यादातर ये गुड्स क्या होगा, सेल होगा। आ रहा समझ में ना। तो जो दे रहा यहाँ पे दे रहा है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेल को प्रमोट करना। क्योंकि अगर जो देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीदता है ना, तो मैन्युफैक्चरर क्या चाहेगा कि हमारे पास ये होलसेलर कभी जाने वाला न हो। उसके लिए वो क्या करेगा, अपना जो भी गुड्स सेल करेगा उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देता रहेगा। आ रहा समझ में ना। और होलसेलर क्या चाहेगा, रिटेलर हमारे पास रेगुलर बना रहे, इसके लिए होलसेलर रिटेलर को डिस्काउंट देगा। आ रहा समझे ना। हाँ, कस्टमर को प्राय कब मिलता है कि जब हम कोई भी गुड्स अगर जो थोक में खरीद लेते हैं तभी। जैसे बिल्कुल एक सिंपल समझ लीजिए, अगर हम मेडिकल की दुकान पे गए और एक टैबलेट खरीद लिए और हम कहते हैं हमको डिस्काउंट दे, क्या डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। और वही अगर जो थोड़ा सा ज्यादा दवा ले लें अगर जो, तो अगर हम देखें तो उस पर परसेंटेज के रूप में डिस्काउंट मिल जाए, 10%, 15%, 20% डिस्काउंट मिल जाए। आ समझे ना। सेल्स को प्रमोट करना है, लेकिन देखिए क्या रहा है, यह डिस्काउंट प्राय फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो किस में होता है, फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है, अमाउंट में नहीं होता। आ रहा समझे ना। हाँ, अमाउंट में आएगा कौन, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या है, तो चाहे कैश को टाइमली कलेक्ट करना हो या फिर कैश फ्लो को मेंटेन करना। कैश फ्लो का मतलब ये समझिए, अगर हम कोई गुड सेल कर रहे हैं, गुड सेल क्या है, सपोज कर हम यहाँ पे दे दिए क्या, 1000 रुपये का हम सामान सेल किए और वो कह रहा है देखिए इस समय हमारे पास 900 रुपए है, यदि आप 900 रुपए में दे देते हैं तो हम आपको टोटल कैश दे देते। आ रहा समझे ना। लेकिन वो कह रहा है कस्टमर जो बिजनेस वाला है कि हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो कस्टमर ने ये बोला देखिए अभी हमारे पास 900 रुपए है, तो एक काम करिए, आप कैश नहीं दे रहे हैं तो आप हमसे इस समय 700 रुपए ले लीजिए और 200 रुपए हम आपको बाद में दे देंगे। आ रहा समझे ना। या फिर जो 250 रुपए बच रही है हमको क्या करेंगे, बाद में दे देंगे, क्योंकि जो 200 रुपए बच रहे हमको कोई और सामान लेना। आ रहा समझे ना। तो उस समय ये जो बिजनेसमैन है उसने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, आप 50 रुपए और डिस्काउंट ले लीजिए, लेकिन ये टोटल हमको कैश अभी दे दीजिए ताकि कोई बकाया। तो वही आपका क्या कहलाएगा, कैश फ्लो। आगे कह रहा है या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए। टाइमली कलेक्ट करने का मतलब क्या होगा, किसी से यदि आप 10,000 कोई सामान सेल कर दिए क्रेडिट बेस पे, और यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं 10 तारीख के अंदर ही हम उससे वो अमाउंट क्या कर सके, कलेक्ट कर सके।
आ रहा समझे ना। हम उसे यही एक कंडीशन देंगे ना, देखिए अगर जो आप क्या करते हैं 10,000 यदि आपको देना है तो अगर आप 10 तारीख के पहले हमको दे देते हैं तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। आया समझे ना। तो ऐसे जो भी डिस्काउंट दिए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। डिस्काउंट क्या है, तो वस्तु के प्राइस में होने वाली डिडक्शन यानी छूट या कटौती क्या कहलाता है। और डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है, तो कौन कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है जो होलसेलर से रिटेलर को दिया जाता है और मैन्युफैक्चरर से भी होलसेलर को। और कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जो कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना क्लियर है ना। और इसके बाद से डिस्काउंट के बाद से अगला हमारा कह रहा है क्या, वाउचर। वाउचर क्या है, देखिए आप कह रहा वाउचर में किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को वाउचर कहते हैं। ये कह रहा है ना, किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले, कोई ट्रांजैक्शन को जब आप कहीं रिकॉर्ड करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसी न किसी का सहारा लेंगे कि नहीं लेंगे। सिंपल देखिए हमारे पास एक रजिस्टर है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना तो हम रजिस्टर का सहारा लेंगे ना। तो वो रजिस्टर एक डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है और वही डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। वही डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, वाउचर। देखिए जैसे दिया है कैश मेमो, इनवॉइस, चालान या फिर रिसिप्ट। कैश मेमो पता है क्या होता है, जैसे अगर अभी आप लोग फीस जमा करें तो आप लोग को एक रसीद मिलता है, वही रसीद क्या है, कैश मेमो। इनवॉइस जो कंप्यूटर के द्वारा बिल प्रिंट करके दिया है तो वो क्या है, इनवॉइस। चालान निकला या किसी से पैसा रिसीव करना हो आपका क्या कहलाएगा, एक वाउचर। वाउचर क्या है, जैसे सपोज करिए कि अगर जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक मेंटेनेंस रखना होगा ना, एक लोकेशन देना होगा ना। जैसे आप लोग फीस जमा करते हैं उसका रिकॉर्ड एक कैश मेमो में नोट कर लिया जाता है, आया समझ में ना। तो यहाँ पे इसके लिए वो रजिस्टर ही क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाउचर। बिल्कुल सिंपल समझिए कि जहां पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो लोकेशन हमारे लिए क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। ना क्लियर है ना। और वाउचर के बाद से फिर कह रहा है क्या, गुड्स। गुड्स क्या होगा, कह रहा व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है। अगर हमारा कोई बिजनेस है, चाहे कोई भी वस्तु उसका व्यापार हम कर रहे हैं ना, तो वह वस्तु हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। आ रहा समझ में ना। चाहे अगर जो जनरल स्टोर हो या फिर किराना स्टोर हो, जिस गुड्स का अगर जो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगा, गुड्स। इसी तरह दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, सेल करना। उसका उद्देश्य क्या है, सेल करना। तो वही कह रहा है कि सेल के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाता है। अब देखिए ऐसा नहीं है, अगर जो आप ये अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद लेते आपके लिए गुड्स नहीं कहा जाएगा, आ रहा समझे ना, ये आपके लिए एसेट्स कहा जाएगा। लेकिन यही यदि आप एक इसका उद्देश्य है कि आप खरीदेंगे और खरीद करके इसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, तो यह आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो गुड्स का ये क्लियर हो रहा है ना। और जब गुड्स के आगे जा रहा है तो अगला दिया है क्या, ड्राविंग। ड्राविंग क्या होगा, इमेज ड्रा करने वाला, वही होगा ना। नहीं, देखिए जब कोई बिजनेस का मालिक है और वो अपने निजी खर्च के लिए कुछ पैसा निकाल लेता है बिजनेस से, ऐसा होगा ना। हमारा बिजनेस है और हम अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लिए, अब बिजनेस में एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारा कंप्यूटर का दुकान है, कंप्यूटर का बिजनेस है, और एक कंप्यूटर हमको हमारे घर पे रखना था, तो वही कंप्यूटर ला करके हम अपने घर पे रखते हैं, तो जो हम निकाले हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, जैसे देखिए कह रहा बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ड्राइविंग कहलाता है। कि बिजनेस का मालिक अपने लिए निजी खर्च कर रहा है, बिजनेस के लिए खर्च नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा। जैसे आगे दे रहा है, ड्राइविंग मालिक के पूंजी को घटाता है। मालिक की पूंजी को क्या करता है, घटाता है। जैसे अगर जो आप अपने बिजनेस में जो 10,000 रुपये लगाए हैं और 10,000 रुपये लगाने के बाद से 1,000 रुपये का अपने पर्सनल यूज के लिए सामान ले लीजिए या कैश ही ले लीजिए, तो 1,000 कम हुआ कि नहीं हुआ। तो मालिक का पूंजी पहले 10,000 था, अब 1,000 निकल गया, कितना बचेगा। तो ड्राइविंग मालिक के पूंजी को क्या करता है,
घटाता है, कम करता है। और क्या कर रहा है, यह बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का ड्राइविंग है। चाहे कोई गुड्स हो या फिर कोई मनी, यदि वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले रहा है तो वह उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा। जैसे सपोज करिए हमारा बिजनेस है, बिजनेस बढ़िया से चल रहा है और हम सोचे नहीं आज हमको जाना है अच्छा सा कहीं घूमने के लिए, रेस्टोरेंट में जाना है, फिर मूवी देखने जाना है, हम अपने पर्सनल यूज के लिए वो मनी ले रहे हैं ना। जब पर्सनल यूज के लिए वो मनी लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइविंग। और वही ड्राइविंग क्या होगा, बिजनेस के मालिक के पूंजी को क्या करेगा, घटाएगा। आ रहा समझ में ना। तो ड्राइविंग क्या ये क्लियर हो रहा है ना, कि ऐसे गुड्स या ऐसी मनी जो क्या करे, बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करे, वही क्या कहलाएगा, ड्राइविंग का। कितना क्लियर है ना। और जस्ट उसके आगे कह रहा है क्या, परचेज। क्या कह रहा है, परचेज। तो लगभग परचेज तो सबको पता होगा ना, कि जब कोई हम गुड्स खरीदेंगे सेल करने के लिए तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया परचेज कहलाती है। जिसका उद्देश्य क्या, हम खरीद रहे हैं और उसको बेचेंगे, तो वही खरीदने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परचेज कहलाएगी। जो आय कह रहा है व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। कि कुछ हमारा व्यापार है और हम अपने व्यापार में क्या करें, कोई चीज खरीद रहे हैं तो वह हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्रय या तो परचेज कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। और जस्ट इसके नीचे दिया क्या, सेल्स। अगर सपोज करिए कि हम किसी चीज का व्यापार कर रहे हैं, व्यापार हमारा क्या है, तो हमारा व्यापार एक कंप्यूटर का है, कंप्यूटर परचेज करते हैं और उसी को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो जब हम पुनः बिक्री के लिए यानी कि बेचने के लिए हम खरीदे हैं तो वो क्रिया हमारी क्या कहलाई है, परचेज। लेकिन जब वही किसी दूसरे कस्टमर से हम सेल करेंगे, बेचेंगे, तो वो बेचने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स। जैसे देखिए आप कह रहा है व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसी बिक्री को सेल कहा है। क्योंकि हम सेल नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, हमारा कोई व्यापार नहीं। जो हम व्यापार कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, वही हमारा, जो बेच रहे हैं वही हमारा क्या है, सेल्स। इसमें परचेज और सेल्स में अंतर देखो, परचेज का मतलब होता है खरीदना और सेल्स का मतलब होता है बेचना। कि जब हम इसको अपने पास खरीद लेकर के आए थे हमारा क्या है, परचेज है। और जब इसी को किसी दूसरे कस्टमर खाते बेच, वो हमारा क्या है, सेल्स। आ रहा समझ में ना। और फिर आगे कह रहा है क्या, परचेज रिटर्न और सेल्स। देखिए परचेज रिटर्न की बात कर रहा है, किसका, परचेज रिटर्न। यानी कि जो हम खरीदा उसी को वापस करेंगे। कभी ऐसा हुआ हम कोई गुड्स खरीद करके लाए और लाते वक्त कुछ खराब हो गया, उसमें वही हमको क्या करना है, वापस करना है। तो वापस करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न। अब देखिए आप कह रहा है यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दे तो यह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। सपोज करिए कि अभी आप गए थे गोरखपुर और गोरखपुर से आपने क्या किया, दो एलसीडी खरीद करके लाए। कितना, दो एलसीडी खरीद करके लाए। और हुआ ये रास्ते में एक कहीं क्रैक हो गया, फिर लाने के बाद से वो ऑन नहीं हो रहा। आ रहा समझे ना। तो एक सही है लेकिन एक खराब है, तो आप एक को वापस करेंगे ना। तो जब वही वापस करेंगे तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न। जब हम खरीद करके लाए हैं तो जब हम उसको वापस करने हैं तो हमारी प्रक्रिया क्या कहला रही है, परचेज रिटर्न। लेकिन वही जब हम सेल किया, जब सेल को वापस लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। जिस तरह यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस सेल्स रिटर्न कहलाता है। 3 बजे का 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए यानी कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश अगर जो गुड्स ला कर हमको वापस कर देगा तो वही प्रक्रिया हमारे लिए क्या कहलाएगी, सेल्स रिटर्न। एक बार क्लियर समझ लीजिए, परचेज क्या है, सेल्स क्या है, परचेज रिटर्न क्या और सेल्स रिटर्न क्या। वापस हो रहा है तो समझो यहाँ पे प्रक्रिया क्या हो रहा है, कि अगर जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो एक एग्जांपल हम ये मार्कर खरीद करके ला रहे हैं कि हमारा परचेज क्या है, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं या फिर हमको ये खराब निकला, वापस करेंगे ना।
जब हम वापस करने गए थे हमारे पास से रिटर्न क्या आया, समझे ना। और यही चीज हम किसी कस्टमर को सेल कर दी, बेच दी, और यदि उसके पास ये खराब निकला तो हमारे पास लेकर के आएगा। हम आपके पास ये सामान लेकर गए थे जो खराब हो गया, हम ये रिटर्न करके हमारी प्रक्रिया क्या कहलाएगा, अब ये चारों क्लियर हो रहा है ना। परचेस क्या है, सेल्स क्या है, परचेस रिटर्न क्या है और सेल्स रिटर्न क्या है, ये चारों क्लियर हो रहा है ना। अब जस्ट इसके नीचे कह रहा है क्या, स्टॉक। स्टॉक क्या है, जैसे देखिए और हम लोग कहीं जाते हैं सामान खरीदने के लिए ना, और उनके पास नहीं रहता तो कहते हैं हमारे स्टॉक में नहीं है, आया समझे ना। हाँ, चाहे गोदाम से मंगाना या है ही नहीं, हमको मंगाना पड़ेगा। तो जो सेल करने के लिए बिजनेस में सामान रखा गया है, यानी कि अनसोल्ड अभी बेचा नहीं गया है, तो वही वस्तु हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। कह रहा है ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन या वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, वह गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। कि ऐसा गुड्स है जो अभी हम सेल नहीं किए, अभी सेल करने के लिए रखे हैं, चाहे हमारे कहाँ पे हो, गोडाउन या वेयर हाउस पे हो, चाहे शॉप पे रखे हो और चाहे गोदाम पे रखे। आ समझे ना, जब इस सेल करने के लिए रखे हैं, अभी सेल नहीं हुआ है, तो वही गुड्स हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। इतना क्लियर है ना। स्टॉक क्या क्लियर हो रहा है ना, कि ऐसा गुड्स जो भी हम सेल नहीं किए हैं लेकिन सेल करने के लिए अभी रखे हुए हैं, तो वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्टॉक। जो आय कह रहा है ट्रेडिंग बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स क्या कह रहा है, बचा हुआ गुड्स स्टॉक कहलाता है। हमारा बिजनेस है, सपोज करिए कि एक फाइनेंशियल ईयर ले लिए 1 अप्रैल से लेकर के कब तक, 31 मार्च, यही होगा ना। अब इसमें हम क्या किए, ले लिए 22, और ये खत्म कब हो जाएगा, 23, यही खत्म होगा ना। अब 22 और 23 में जो भी हम गुड्स खरीदते जाएंगे, बेचते जाएंगे, खरीदते जाएंगे और बेचते जाएंगे, तो क्या जिस दिन 31 मार्च होगा उस दिन टोटल खत्म हो जाएगा, कुछ रह जाएगा ना। तो वो अगर जो गुड्स रह भी जाता है तो भी हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। आ समझ में ना। हाँ देखिए यहाँ पे ये शब्द आया थे, समझ लीजिए ये दो चीज होता है, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा होता है ओपनिंग स्टॉक। ये क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग क्या है और ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग का मतलब बंद और ओपनिंग का मतलब ओपन। जैसे देखिए एक फाइनेंशियल ईयर अभी हम लिए हैं ना 22 और 23, सपोज करिए इसमें हम बार बार सेल कर परचेज और सेल करते आ रहे थे, लेकिन लास्ट में हम कोई गुड्स खरीदे 100 कितना 10 पीस, और जिसमें से ये 5 पीस बिक गया और 5 पीस क्या हुआ रहे। तो इस साल के लिए यानी कि 22 और 23 के लिए ये बचा हुआ 5 पीस क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। जो बच गया है इस साल के लिए वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और यही गुड्स आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि तब 1 अप्रैल 2023 यही होगा ना, और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए यही गुड्स क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। इतना क्लियर है ना। यानी कि ऐसा गुड्स जो हम बिजनेस में सेल करने के लिए रखे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। और ये स्टॉक दो कैटेगरी का होगा, एक क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग कब होगा और ओपनिंग कब होगा, तो जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और यदि वो खत्म हो रहा है और गुड्स बचा हो तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और वही स्टॉक अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इतना क्लियर है ना। तो ये स्टॉक क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। और स्टॉक के जस्ट नीचे दे रहा है क्या हुआ, अभी हम कहां से बताएं आप लोगों को, डिस्काउंट से ही बताया ना। डिस्काउंट का मतलब क्या क्लियर है ना, कि जो भी कोई वस्तु है उसके प्राइस में जो छूट हो रहा है वही क्या है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट हम कितने टाइप्स के बताएं, दो। क्लियर है ना, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, फिक्स परसेंटेज के रूप में होगा, और कैश डिस्काउंट क्या होगा, कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद बताएं क्या, वाउचर, कि जहां पे ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं हम, तैयार करते हैं, नोट करते हैं उसके सपोर्ट में, वही हमारा क्या कहलाएगा, वाउचर। जैसे कैश में या फिर इनवॉइस होगा। और अगला क्या होता है, गुड्स आखिर किसको कहेंगे, तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करेगा वही क्या कहलाएगा। और अगला बताएं क्या,
ड्राविंग क्या होगा? हाँ, जब बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्च के लिए कोई धन या उसमें क्या करेगा, गुड्स लेगा, तो वही क्या कहलाएगा? ड्राविंग। और उसका बताएं क्या, कि बिक्री यानी कि बेचने के लिए जो गुड्स हम खरीदते हैं, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? परचेज। सेल, जिसका हम व्यापार कर बेचेंगे, वही प्रक्रिया हमारी क्या है? सेल। परचेज रिटर्न, जो गुड्स हम खरीदे अपने सप्लायर से और किसी कारण से उसको लाकर हम वापस करेंगे, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? परचेज रिटर्न। और किसी कस्टमर से हम सेल किए कोई गुड्स और वो लाकर हमारे पास से वापस करेगा, वो क्या कहलाएगा? और अगला हमने आपको क्या बताया? स्टॉक, यानी कि अनसोल्ड गुड्स, यानी कि जो अभी सोल्ड नहीं, सेल नहीं हुआ है, सेल करने के लिए रखा गया बिजनेस में, वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। और स्टॉक हमने दो कैटेगरी बताया, पहला क्या था? क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कब होगा? जो फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है वो, और ओपनिंग स्टॉक कब होगा? जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है। क्लियर है ना? तो यहां तक पढ़ करके आइएगा। अगला क्या दिया है? डेब्टर्स और, हाँ ले लो। अभी चलो एक बार और हम बात कर रहे हैं सर, देखें जल्दी दे देंगे।